ओके, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट हम लोग अब पढ़ेंगे। मतलब हम लोग किसी डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा कि डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ -q and +q, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन केप्ट एट सम डिस्टेंस। ऐसे सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी, एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और डायरेक्शन की बात करो तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी -q से +q की तरफ होगा। उसी तरीके से हमने यहाँ एक चीज देखी कि अगर किसी प्लेन में रखा हुआ हो दो चार्ज, है ना, किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में, तो एक्स वाई जेड के सहारे विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस वी कैन लोकेट the two charges -q and +q by their position vector। और जब पोजीशन वेक्टर का पता चल जाएगा, जैसे +q यहाँ देखा हमने कि +q चार्ज का पोजीशन वेक्टर r2 था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, r1 था -q चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो -q से +q को मिलाने वाले वेक्टर को हमने लिख दिया था q × r2 - r1, और हमने तुरंत क्या निकाल लिया था, डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, q × r2 वेक्टर -r1 वेक्टर, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दो चार्ज है, एक दो पॉइंट है 1,2 और एक 4,6। यहाँ पे -q चार्ज है और यहाँ पे +q चार्ज है। तो इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, q2 जो है वो 4,6 पे है, और सॉरी +q जो है वो 4,6 पे है, और -q जो है वो 1,2 पे है। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ कि r2 वेक्टर हमारा ये है और r1 वेक्टर हमारा ये है, जो भी है। तो r2 वेक्टर -r1 वेक्टर, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा q r2 वेक्टर -r1 वेक्टर, दैट इज q × r2 वेक्टर क्या है, 4i कैप + 6j कैप, है ना, और -r1 वेक्टर क्या है, i कैप -2j कैप। तो 4i कैप -i कैप 3i कैप, और 6j कैप -2j कैप, दैट इज 4j कैप। तो q × 3i कैप + 4j कैप अगर हम बात करें तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, दिस इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अगर जैसे ये चार्ज यहाँ पता होता तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल भी बता सकते थे, डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन तो बिल्कुल दिख रहा है। अगर इस डाइपोल की बात करो, ये अगर कोई बोल दे कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय, इस क्वेश्चन में जहां पे -q 1,2 पे है और +q 4,6 पे है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय डाइपोल मोमेंट वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर आया है बेसिकली, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। तो हम जानते हैं कि कोई वेक्टर अगर ai कैप + bj कैप है ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कैसे निकालते हैं। तो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 4/3 हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 इज द थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और tan इनवर्स 4/3 हम जानते हैं कितना होता है, 53 डिग्री। फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, sin 37 होता है 3/5 डिग्री में, cos 37 जो होता है वो होता है 4/5। तो tan 37 क्या हो जाएगा, tan 37 हो जाता है sin बाई cos करेंगे तो 3/5/4/5, दैट इज 3/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है ना। उसी तरीके से sin 53 ये होता है 4/5, cos 53 जो होता है वो हो जाता है 3/5। तो यहां से tan 53 तुरंत निकल जाता है 4/3। ये 2-3 इंफॉर्मेशन है जो हम लोग कभी कभी यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा अभी आप, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 फॉर्मूलाज को तत्काल ध्यान में रखिएगा। ये डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में फिजिक्स में खूब यूज होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड की बात करता है, जैसे चार्ज का वैल्यू देकर के मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे मान लो ये चार्ज होता है 2 कूलम, ये जो चार्ज है -2 कूलम यहाँ और +2 कूलम यहाँ होता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट भी हम लोग निकाल सकते थे। जैसे ये 2 होता तो 2 3 जा 6i कैप + 2 4 जा 8j कैप, 6i कैप + 8j कैप होता, 6i कैप + 8j कैप हो जाता उस केस में, अगर q को मैं 2 कूलम ले लूं तो। और मैग्नीट्यूड की बात करो तो कितना हो जाता है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √6x² + 8² दैट इज √100 हो जाता है ये, यानी 10 हो जाता है मैग्नीट्यूड की बात करो। और यूनिट की बात करो
तो यूनिट भी बहुत आसानी से निकाल देंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस कूलम मीटर, है ना। यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर एसआई हो जाएगा। डायमेंशन की बात करो तो कूलम को करंट इनटू टाइम, मीटर को लेंथ लिख सकते हैं, यानी एल। जैसे डाइपोल मोमेंट पी का डायमेंशन अगर हम देखें, पी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो पी का डायमेंशन हो जाएगा कूलम मीटर। जैसे यूनिट हम लोग लिख रहे हैं, मैं थोड़ा रब कर दूं, हम लोग यूनिट क्या लिख रहे हैं, ऑलराइट। तो अगर डाइपोल मोमेंट को हम Q इंटू टू ए बोलते हो, तो एसआई यूनिट की बात करोगे तो एसआई यूनिट तो हमें पता चल गया, एसआई यूनिट होगा कूलम मीटर, कूलम मीटर। और डायमेंशन की बात करो तो हो जाएगा कूलम को हम लोग आई इंटू टी इंटू मीटर को मीटर ही रहने दो, करंट इंटू टाइम इंटू लेंथ हो गया, तो मैं यहां यूनिट लिख रहा हूं। तो डायरेक्ट अगर लिखने की बात करो तो इसको मैं लिख सकता हूं ए टी एम्पियर इंटू टाइम, और मीटर को लिख सकते हैं दैट इज एल टी ए, that is m0 l1 t1 a. This is the dimensional formula of dimensional formula, मतलब अगर गुजराती में बोले तो परिमाप, है ना, m0 l1 t1 a, इंग्लिश में बोले तो डायमेंशन। ऑलराइट, हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि चलो डाइपोल का डिफिनीशन तो आपने देख लिया, किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे ये भी देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि किसी डाइपोल की वजह से हम लोग फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी आवर हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को अब निकालना है। सबसे पहले डाइपोल की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसमें सबसे पहले एक डाइपोल हम बनाते हैं। पहला पॉइंट है, जैसे देखिए अगर ये माइनस क्यू कोई चार्ज है और यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज है एंड दिस डिस्टेंस इज 2a, तो दो फेमस पोजीशंस होते हैं किसी भी डाइपोल के लिए, दो बिल्कुल वेल नोन फेमस पोजीशंस होते हैं जहां पे हम फील्ड निकालते हैं। एक होता है इस डाइपोल के एक्सिस के ही अलोंग, माइनस क्यू से प्लस क्यू को मिलाने वाला जो लाइन है ना, वो डाइपोल का एक्सिस कहलाता है ना। तो एक पोजीशन हो जाएगा एक्सियल पोजीशन, एक पोजीशन हो जाता है हमारा एक्सियल पोजीशन, और एक पोजीशन होता है इस डाइपोल का ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन परपेंडिकुलरली, उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, है ना। कभी कभी एक्सियल पोजीशन को ही एंड ऑन पोजीशन कहते हैं और इक्वेटोरियल पोजीशन को हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले एक्सियल पॉइंट पे हम बात करने जा रहे हैं। एक्सियल पॉइंट का मतलब यानी डाइपोल के सेंटर से एक्सिस के लॉन्ग मतलब यहां कहीं कोई पॉइंट है P, है ना, या कोई पॉइंट है A, और इस पॉइंट पे R डिस्टेंस पे है, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, R है, और E at A हम लोगों को कैलकुलेट करना है, E at A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू दिस इंटायर सिस्टम। अब E at A अगर हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे भाई, है ना, हमारे पास दो चार्ज है तो दोनों के कारण इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि फिर से वही बात सुपरपोजिशन, दो चार्ज है हमारे पास, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो E at A अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें निकालना होगा E ड्यू टू प्लस क्यू प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू।
दोनों पॉइंट चार्ज है ना। तो E ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, तो इस प्लस क्यू से अगर बात करो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दिस डिस्टेंस, देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना है R, और ये अकेला डिस्टेंस कितना होगा A, बिकॉज ये पूरा 2A है, ये सेंटर C है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा R, ये A, तो दिस इज R माइनस A। और अगर इस डिस्टेंस की बात करो तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज R प्लस A। क्लियर है ना, यानी माइनस क्यू से इस पॉइंट की दूरी R प्लस A होगी, और प्लस क्यू से इस पॉइंट की दूरी R माइनस A होगी। E ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, दैट इज द डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज R माइनस A का होल स्क्वायर, R माइनस A का होल स्क्वायर। और पॉजिटिव से अवे होता है, यानी इस प्लस क्यू के कारण अवे, अगर मैं यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बना दूं एक्स वाई, तो पॉजिटिव से अवे का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, यानी आई कैप, प्लस माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, के क्यू बाई डिस्टेंस R प्लस A का होल स्क्वायर, और नेगेटिव से उसी की तरफ होता है तो माइनस आई कैप, सो के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आई कैप। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोगों को इसी को सॉल्व करना है, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, इस माइनस को मैं यहां ला सकता हूं, तो मैं इसके बाद लिख सकता हूं के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इस पूरे में आई कैप तो है ही हमारा, क्योंकि इस माइनस आई को यहां लाया मैंने, प्लस के बदले माइनस कर दिया और पूरे में आई लगा दिया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, हमारा एलसीएम आ जाएगा, और के क्यू अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता, क्योंकि दोनों जगह के क्यू है, तो यहां बचेगा ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। फिर फर्दर अगर मैं बात करूं तो ये के क्यू तो रहेगा ही रहेगा, आई कैप भी बाद में है ही बाहर लगा हुआ, के क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस ए को अगर ए और आर माइनस ए को बी कह दे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी दैट इज आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए, है ना, और बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ r कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद अगर हम इस स्टेप के बाद मैं ऊपर लिखता हूं जरा, है ना, अगर मैं ऊपर लिखूं है ना, अगर मैं ऊपर लिखूं तो ये आ जाएगा के क्यू आर आर टू आर और ए टू ए, टू आर इंटू टू ए, यानी टू ए इंटू टू आर लिख सकता हूं मैं, बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और आई कैप तो है ही हमारा, आई कैप है। अब देखिए यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, बिकॉज आवर सिलेबस इज शॉर्ट डाइपोल, हमारा जो सिलेबस है ना वो शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये होता है कि ये जो आर है ना, दिस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर इन फ्रंट ऑफ ए एंड टू ए व्हाटएवर, यानी ये आर काफी ज्यादा है, हमारा डाइपोल शॉर्ट है। तो देखिए अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो मैं आर माइनस ए और आर प्लस ए दोनों को आर लिख सकता हूं, मतलब मैं आर माइनस ए के होल स्क्वायर को भी आर स्क्वायर लिख सकता हूं, आर प्लस ए के होल स्क्वायर को भी आर स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं यहां पे इसके फर्दर बाद लिख सकता हूं के क्यू टू ए इंटू टू आर बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये आर क्यूब टाइप कैंसिल हो जाएगा और आई कैप लगा हुआ है। क्यू इंटू टू ए आई कैप को मैं पी लिख सकता हूं, क्योंकि क्यू इंटू टू ए हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो ये हो जाएगा 2kp बाई आर क्यूब, दैट इज 2kp बाई आर क्यूब आई कैप, यानी पी पे मैं वेक्टर दे सकता हूं, क्योंकि पी भी हमारा किधर है, एक्स में ही है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, दिस फॉर्मूला इज फॉर आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल, मतलब ध्यान ये रखना है, एग्जैक्ट आंसर तो ये होगा, ये हमेशा ट्रू है ये आंसर, लेकिन जब शॉर्ट डाइपोल की बात आएगी तो इस r माइनस ए को भी r और r प्लस ए को भी हम r लिख सकते हैं, बिकॉज a इज वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ r। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे हम लोग फील्ड निकाल रहे थे।
हमारा सिलेबस शॉर्ट डाइपोल है, जब तक कुछ भी मेंशन ना हो शॉर्ट डाइपोल को हम लोग आइडियली मानेंगे, है ना, आइडियल डाइपोल के रूप में। एक्सियल पोजीशन का मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाले लाइन के एलोंग बाहर कहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, कहीं बाहर। अच्छा, अगर अंदर में कहीं पे माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में किसी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड निकालना हो तो फिर से आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अप्लाई कर सकते हो। नेगेटिव चार्ज के कारण अलग और पॉजिटिव चार्ज के कारण अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और आप दोनों को ऐड कर सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड हमने देखा था दैट इज 2kp/r, जैसे ये एक डाइपोल था, हम ये चीज देख चुके हैं। दिस इज ए माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है तो हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल होता है, और यहां से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, मतलब अगर ये डिस्टेंस r हो जाए, सेंटर से ये डिस्टेंस r हो जाए, तो ये कोई पॉइंट है a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट a जो होता है दैट इज 2kp/r³ आ गया था हमारा रिजल्ट, 2kp/r³। p वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों, यहां कहीं नेगेटिव साइन नहीं लगा है, इसका मतलब एक्सियल पोजीशन पे अगर हम जाएंगे तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा, है ना, जिधर हमारा डाइपोल है। मतलब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ही तरफ होगा, और देख लो इसी एरो की तरफ हमारा डाइपोल भी है, नेगेटिव से पॉजिटिव वाला जो वेक्टर है वो भी एक ही तरफ है, ए पे जो फील्ड है उसी की तरफ है। सेम चीज अगर आप लेफ्ट साइड चले जाओगे डाइपोल के, ऐसा मत सोच लेना कि अगर हम डाइपोल से इधर चले जाते हैं तो फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा, नो। ये डायरेक्शन दिखाने का मतलब ही है कि अगर आप r डिस्टेंस इधर चले जाते, सपोज आप r डिस्टेंस यहां चले आते हो और यहां कोई पॉइंट है b, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट b भी जो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट b भी वो 2kp/r³ ही होगा। और किधर की तरफ होगा, तो 2kp/r³ भी होगा, लेकिन लेफ्ट की ही तरफ, राइट की ही तरफ होगा, इधर की ही तरफ होगा। कारण ये है क्योंकि अब यहां क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज के कारण उसी की तरफ और पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे जो फील्ड होगा वो कम होगा बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज के कारण बी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से पॉइंट बी की दूरी क्या है, कम है। और हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज से फील्ड टुवर्ड्स होता है और पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, तो ओवरऑल ये टुवर्ड्स वाला जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा बी पे वो डोमिनेंट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के कारण जो बी पे फील्ड है उससे। इसलिए यहां पे भी डाइपोल, यहां पे भी फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल की ही तरफ होगा, यहां चले जाओ तो फील्ड का भी डायरेक्शन डाइपोल की ही तरफ होगा, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात। लेकिन अगर हम देखें फील्ड का डायरेक्शन बीच में अगर हम चले जाएंगे तो देखिए, मान लो कोई पूछता है सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे तो नेगेटिव चार्ज के कारण उसी की तरफ और पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे, मतलब अगर आप यहां चले जाते हो यहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो किधर जाएगा, तो नेगेटिव से उसी की तरफ और पॉजिटिव से अवे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के सेंटर पे अगर हम चले जाएं, है ना, थोड़ा सा ये यूनिक टाइप का रिजल्ट है ना, कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच में कहीं हम चले जाते हैं सेंटर पे, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाइपोल के एंटी पैरेलल होगा, क्योंकि डाइपोल तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है कि नहीं। लेकिन बाहर चले जाए, एक्सियल पोजीशन पे बाहर चले जाएं तो डाइपोल की ही तरफ फील्ड होगा। बाहर मतलब हम प्लस क्यू के राइट में जाएं चाहे माइनस क्यू के लेफ्ट में जाएं, है ना, फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल की ही तरफ होगा। लेकिन बीच में चले जाएं तो फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के एंटी पैरेलल होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, जब हम किसी मैग्नेट की वजह से अंदर में फील्ड और बाहर में फील्ड देखेंगे। यही एक पॉइंट है जो कि एनालॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना एक मैग्नेट की तरह है, जैसे वहां एक काम जैसे मैग्नेट करता है वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल करता है। लेकिन ये बात की बात है, तो ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने ये रिजल्ट देखा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, हम लोग अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड देखने जा रहे हैं, है ना।
इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड क्या होगा। मान लीजिए ये हमारा कोई, दिस इज आवर डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कुछ होगा 2a, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहां पे a कोई पॉइंट है। ध्यान रखना है ये रिजल्ट कब आया था, दिस रिजल्ट वाज व्हेन r वाज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ये भी ध्यान रखना है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब हम डाइपोल की वजह से इतनी दूरी पे फील्ड देख रहे हैं, जो डिस्टेंस, जो दूरी a से या 2a से काफी ही ज्यादा है ना, काफी ही ज्यादा है, ये तभी आएगा। अदरवाइज वो जो जनरल रिजल्ट आया था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए करके जो रिजल्ट आया था वहीं तक रहने देते। लेकिन अगर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए था, आप देखे होंगे कि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए पे ही है ना, आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए के होल स्क्वायर को आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर लिखा था हमने, आप देखिएगा नोट्स में। आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे कि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए पे हम देखेंगे। ये अब ए पॉइंट पे हम चले जाएं, अगर कोई कहता है ए पे फील्ड किधर की तरफ होगा, तो अगर देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर की तरफ होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा, लाइन ज्वाइनिंग पे अवे होगा, यानी एरो इधर की तरफ हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होगा, तो टुवार्ड्स होगा, मतलब इधर की तरफ हो जाएगा। यानी ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन है ई ड्यू टू माइनस क्यू का, और ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन है ई ड्यू टू प्लस क्यू का। हम अगर देखें ए पे फील्ड को, तो माइनस क्यू के कारण जितना फील्ड होगा मैग्नीट्यूड में, उतना ही प्लस क्यू के भी कारण होगा। कारण क्योंकि ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल बनता हुआ आप देख रहे हो ना, माइनस क्यू प्लस क्यू और पॉइंट ए को मिलाता हुआ एक ट्राइंगल बन रहा है, और उस ट्राइंगल का ये जो साइड है ये दोनों सेम है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। अगर दिस एंगल इज 90 डिग्री आल्सो, या दिस एंगल को भी बोल सकते हैं 90 डिग्री। यानी अगर हम सिमेट्रिसिटी लगाएं तो ई ड्यू टू प्लस क्यू और ई ड्यू टू माइनस क्यू, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इधर की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल पैरेलल, डाइपोल के एंटी पैरेलल बोल सकते हैं। मतलब अगर डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इधर की तरफ फील्ड होने का मतलब क्या है, डाइपोल हमारा किधर की तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी डाइपोल का डायरेक्शन राइट की तरफ है, राइट साइड की तरफ है। और पॉइंट ए पे अगर हम चले जाए तो फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगा। किधर की तरफ हो जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगा। तो मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज आर, दिस डिस्टेंस इज आर, मतलब सेंटर से ये ए का डिस्टेंस ये जो है, अगर ये डिस्टेंस हमारा आर है, तो चलिए ई एट ए क्या लिखेंगे हम लोग, ई एट ए जो लिखेंगे दैट इज ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू। फिर से हम लोग लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बिकॉज हमारे सिस्टम में दो चार्ज है ना, हमारे सिस्टम में दो चार्ज है, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू, ये क्या आ जाएगा, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू सबसे पहले अगर हम लिखे, तो अगर दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग ये नहीं बोल सकते, अभी रुक जाओ, हम लोगों को वेक्टर में ब्रेक करना है ना। वेक्टर अगर ब्रेक करना है, इस लाइन को अगर मैं ऊपर ड्रॉ कर दूं, ये तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये इधर की तरफ डायरेक्शन है ना। अगर ये दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज व्हाट, 90 माइनस थीटा। ध्यान रखेंगे ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज आल्सो 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये जब 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है कि नहीं। अगर ये एंगल हमारा थीटा होगा, उससे हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, हम लोग ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये एंगल अल्फा, तो ये तीनों एंगल का सब 180 होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक लाइन पे एंगल बन रहा है। सो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, एंड इफ दिस एंगल इज अल्फा, तो इसे हम अल्फा अगर बोल दें, और रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकाल दें, पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हैं। जैसे ई ड्यू टू प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 ई ड्यू टू प्लस क्यू ई ड्यू टू माइनस क्यू कॉस अल्फा, और पूरे का अंडर रूट। जैसे दो वेक्टर ए और बी होते थे, याद कीजिए हम लोग ये रिजल्टेंट लिखते थे ना, ये वेक्टर अगर ए है इधर और इधर बी है हमारा, और ये एंगल सपोज अल्फा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा होता था। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा,
है ना, ये रिजल्टेंट हम ये भी डायरेक्ट यहाँ लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम ब्रेक करें ई ड्यू टू ये जो माइनस क्यू का डायरेक्शन है उसका उसको अगर हम ब्रेक करें, है कि नहीं, तो एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल चला जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं ब्रेक करता हूं आई जे में, इधर की तरफ आई जे में, और उसी तरीके से अगर मैं ई ड्यू टू प्लस क्यू को भी मैं ब्रेक कर सकता हूं, एक हॉरिजॉन्टल में इधर की तरफ और एक ऊपर में। तो देखिए, लेकिन मुझे इसके लिए ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये भी एंगल देखिएगा 1 डिग्री अपोजिट एंगल। ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी ई एट ए अगर मैं लिखूं वो हो जाएगा, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ऐसे बना दूं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे बना दूं, मतलब मेरा ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस, तो हमारा डाइपोल एक्स एक्सिस में चला जाएगा। ई ड्यू टू प्लस क्यू को मैं क्या लिखूंगा, तो देखिए ई ड्यू टू प्लस क्यू अवे है, प्लस क्यू से इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के अलोंग है। अब इस वेक्टर के, ये जो वेक्टर है इधर की तरफ जा रहा है, उसके दो कंपोनेंट, एक वाई में जाएगा और एक माइनस एक्स में जाएगा। इसको मैं लिखूंगा ये, और ये है कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये r है, ये a है, तो ये डिस्टेंस अगर r0 है, ये भी डिस्टेंस r0 हो जाएगा। ये हो जाएगा k q बाई r0 का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया e ड्यू टू प्लस q का। और अब कंपोनेंट लेने जा रहे हैं, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा j कैप ऊपर चला जाएगा, प्लस sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इधर की तरफ sin 90 माइनस थीटा माइनस आई कैप, ई ड्यू टू प्लस क्यू हो गया, प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर नॉट का स्क्वायर। अब इसके दो कंपोनेंट, ई ड्यू टू माइनस क्यू तो नीचे की तरफ है, उसके दो कंपोनेंट, एक नीचे आएगा एक हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, है ना। तो नीचे जो आएगा उसके लिए लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा माइनस जे कैप प्लस sin 90 माइनस थीटा माइनस ही आई कैप, क्योंकि दोनों का जो एक्स कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि इधर की तरफ। अब इन्हीं दोनों को मुझे ऐड करना है। तो आप देख सकते हो, अगर आप ब्रैकेट के क्यू बाई आर नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, तो cos 90 माइनस थीटा जे कैप और cos 90 माइनस थीटा माइनस जे कैप, है ना, ये अंदर में ही कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। लेकिन sin 90 माइनस थीटा माइनस आई कैप और sin 90 माइनस थीटा माइनस आई कैप, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस आई के लिए। तो फाइनल रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं के क्यू बाई आर नॉट का स्क्वायर, वो तो है ही, है ना। sin 90 माइनस थीटा को हम cos थीटा लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos थीटा माइनस आई कैप प्लस cos थीटा माइनस आई कैप, दैट इज 2 cos थीटा माइनस आई कैप हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आर नॉट के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो आर नॉट का स्क्वायर जो है हमारा, है ना, आर नॉट के स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस से, बिकॉज दिस इज आर, दिस इज ए एंड दिस इज आर नॉट। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आ जाएगा फाइनली। इसके बाद ऊपर लिख रहा हूं, लिख सकते हैं के क्यू बाई आर नॉट का स्क्वायर इंटू 2, आर नॉट के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं बी, दैट इज बी कॉस थीटा, यहां से क्या लिख सकते हैं, तो बी अपॉन आर नॉट, यानी ए बाई आर नॉट इंटू ए बाई आर नॉट। और व्हाट इज आर नॉट, आर नॉट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस ए कैप तो है, माइनस आई कैप तो है। सो इट विल बी के इंटू क्यू इंटू 2a, दैट इज पी, और निगेटिव लगा हुआ है, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, बिकॉज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, ये केपी माइनस आई कैप इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। यहां अभी हमने किसी प्रकार का अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया है, लेकिन अगर r वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाए, है ना, अगर हम लोग r
यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर r वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाए इस रिजल्ट में, इफ r इज वेरी ग्रेटर देन a, तो व्हाट वी कैन राइट इज kp माइनस आई कैप बाई a स्क्वायर को अगर हम लोग क्या करें नेग्लिजिबल कर दें, क्योंकि r वेरी ग्रेटर देन a है, तो r स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कैंसिल, सो इट विल बी kp बाई r क्यूब, और माइनस इधर लगा देते हैं माइनस आई कैप का, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमारा पॉजिटिव एक्स में था और माइनस आई कैप में आ गया फील्ड, तो मैं यहां पे ही माइनस लगा दिया, यानी माइनस kp बाई r क्यूब। इससे एक चीज क्लियर हुआ कि एक्सियल पोजीशन पे सेंटर से r डिस्टेंस पे डाइपोल के बाहर कितना होता था फील्ड 2 kp बाई r क्यूब, है ना, इफ r इज ग्रेटर देन a। और फॉर द सेम कंडीशन r इज ग्रेटर देन a, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हम गए तो कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस kp बाई r क्यूब। यानी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो r डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन का मैग्नीट्यूड बाई r डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पोजीशन का मैग्नीट्यूड इज 2, है ना, क्योंकि ट्वाइस हो गया ना, एक्सिस पे जो डाइपोल की वजह से फील्ड हुआ वो इक्वेटर के किसी पॉइंट के फील्ड का 2 गुना हो गया, बिकॉज वो रिजल्ट 2 kp बाई r क्यूब आता था, ये रिजल्ट माइनस आने का मतलब ये है कि फील्ड जो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो डाइपोल के एंटी पैरेलल होगा। तो डाइपोल अगर एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो इक्वेटर पे फील्ड माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा, डाइपोल अगर वाई एक्सिस की तरफ होगा तो उसके इक्वेटर पे फील्ड माइनस वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा। लेकिन एक्सियल में ऐसा नहीं है, डाइपोल के बाहर जब जाके एक्सियल पोजीशन पे हम फील्ड देखेंगे तो एक्सियल पोजीशन पे फील्ड बिल्कुल उधर ही होगा जिधर डाइपोल का डायरेक्शन था, हमने देखा भी था पीछे भी और आगे भी, है। तो डाइपोल की वजह से हम लोगों ने क्या देखा, तो डाइपोल की वजह से हम लोगों ने दोनों पोजीशंस पे, फेमस पोजीशंस पे हमने फील्ड देख लिया, ठीक है ना। द थर्ड पॉइंट इज किसी जनरल पॉइंट की अगर हम बात करें, है ना, डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट, ये तो दोनों बहुत फेमस पॉइंट थे ना, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन का जो पॉइंट था वो तो वेल नोन पॉइंट है। मतलब अब हम एक ऐसा रिजल्ट निकालने जा रहे हैं ना, जो रिजल्ट एक्सियल पे भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इक्वेटोरियल पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक जनरल पॉइंट पे डाइपोल के कारण हमें नहीं पता, अजीबोगरीब कोई एंगल पे कोई पॉइंट ले लेते हैं और कोई कहता है कि उस पे बताओ, है ना, कि उस पे फील्ड कितना होगा। तो अगर उस जनरल पॉइंट पे मैं फील्ड निकालना सीख जाऊंगा तो मैं आसानी से उसी का एक स्पेशल केस हो जाएगा हमारे लिए एक्सियल पॉइंट, उसी का एक स्पेशल केस हो जाएगा हमारे लिए इक्वेटोरियल पॉइंट। जैसे मान लो तो थर्ड इज एट एनी जनरल पॉइंट, मतलब हम फील्ड निकालने जा रहे हैं एट एनी जनरल पॉइंट। मतलब हमारे पास ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल का सेंटर, और ये कोई पॉइंट है ए आर डिस्टेंस पे, ये एंगल है थीटा। ध्यान रखना है आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। कोई मतलब अच्छा, डाइपोल से किसी पॉइंट का डिस्टेंस का मतलब होता है डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस 2 केस में जो आर हमने लिया था ना, वो सेंटर से लिया था, आर एक बार एक्सियल पे इधर की तरफ लिया था, इक्वेटोरियल पे आर ऐसे लिया था, ठीक है ना। अब हम ले रहे हैं कोई जनरल पॉइंट ए। अब इसी जनरल पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना होगा। अगर मैं इस थीटा को, अब हमारा सारा रिजल्ट जो है वो थीटा आर पी ये सब के टर्म में आएगा। अगर मैं उस थीटा को 0 ले लूं तो ये पॉइंट कहां पे चला जाएगा, एक्सिस पे चला जाएगा। अगर उसी थीटा को मैं 90 ले लूं तो यही पॉइंट हमारे इक्वेटर पे चला जाएगा। लेकिन अगर थीटा को कुछ एक्यूट या ऑब्ट्यूज रहने दो तो किसी जनरल पॉइंट का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो चीज अब हम डिराइव करने जा रहे हैं, जो देखने जा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इन्हीं का स्पेशल केस वो दोनों बन जाएंगे। ए पॉइंट पे मुझे अब फील्ड निकालना है। तो देखिए यहाँ अब क्या है, यहाँ एक तरीका है, एक तरीका आपको पता है कि इस माइनस क्यू के कारण ए पे फील्ड निकालो, एक प्लस क्यू के कारण ए पे फील्ड निकालो, दोनों को ऐड कर दो वेक्टर में। लेकिन उस मेथड से, वो मेथड थोड़ा सा कम्बरसम है, उसमें ज्यादा ज्योमेट्री लगाना होगा, है ना। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं,
क्या काम कर सकते हैं पता है? ये जो हमारा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये जो डाइपोल मोमेंट है, इस डाइपोल मोमेंट को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हम इस आर के लॉन्ग, ये जो मान लो ये ओ है, सेंटर हमारा ओ है, तो ओ से ए को मिलाने वाला वेक्टर आर, यानी एक डाइपोल के कंपोनेंट को आर के लॉन्ग और एक डाइपोल के कंपोनेंट को आर के परपेंडिकुलर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, यानी आवर डाइपोल इज इन दिस डायरेक्शन। इस अगर ये डाइपोल हमारा पी है, डाइपोल मोमेंट क्या है हमारा पी, q into 2l, सपोज दिस डिस्टेंस इज a, दिस डिस्टेंस इज a, तो q into 2a, हमें एक चीज पता है, हमारा p जो है वो q into 2a है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये हम जानते हैं। अगर मैं इस p को ब्रेक कर दूं, माइनस क्यू से प्लस क्यू जो p वेक्टर है उसको ब्रेक करूं, तो एक हमारा डाइपोल के लॉन्ग चला जाएगा, मतलब इस r के लॉन्ग एक कंपोनेंट चला जाएगा p का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा और p का एक कंपोनेंट हमारा इधर आ जाएगा। एरो नीचे ही आएगा क्योंकि इसका एरो इधर की तरफ, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। ये p जो है डाइपोल मोमेंट ओरिजिनल, उसका कंपोनेंट OA यानी r के लॉन्ग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो इधर के लॉन्ग क्या हो जाएगा, p sin थीटा। जैसे एक वेक्टर को हम लोग 2D में ब्रेक करते थे, याद करो कि ये कोई वेक्टर होता था a, है ना, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये a cos थीटा इधर आ जाता था कंपोनेंट और इधर a sin थीटा आ जाता था। बिल्कुल वही लॉजिक हम यहाँ लगा रहे हैं कि अगर हमारा p बेसिकली वो तो इधर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल की तरफ है, तो p का cos थीटा OA की तरफ हो जाएगा और OA के परपेंडिकुलर p का sin थीटा हो जाएगा। यानी अगर a पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है तो a पॉइंट पे मैं दो डाइपोल की वजह से फील्ड निकालूंगा, एक p cos थीटा की वजह से और p sin थीटा की वजह से, क्योंकि वो जो p cos थीटा और p sin थीटा है हमारे ओरिजिनल डाइपोल के ही दो कंपोनेंट है। तो अगर हमें ओरिजिनल डाइपोल की वजह से मुझे a पे फील्ड निकालना है तो क्यों ना मैं उन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से निकाल दूं, एक ही बात हुआ। अब देखिए ये जो दोनों कंपोनेंट है p cos थीटा और p sin थीटा, अगर p cos थीटा की बात करो a पे, तो p cos थीटा के लिए एक ऐसा पॉइंट है, तो ये डाइपोल के एलॉन्ग पॉइंट p cos थीटा एक ऐसा डाइपोल है जिसके एलॉन्ग ही ये a पॉइंट है, यानी p cos थीटा के लिए ये a एक्सियल पॉइंट है ना, जिस तरीके से डाइपोल के एलॉन्ग जो पॉइंट होता है वो एक्सियल पॉइंट होता है। और अगर p sin थीटा की बात करो तो p sin थीटा के लिए ये a इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो अगर इस p cos थीटा की बात करो तो p cos थीटा की वजह से a पे फील्ड किधर की तरफ हो जाएगा, a पे फील्ड हमारा इधर की तरफ हो जाएगा डाइपोल के एलॉन्ग। ये हो जाएगा किसकी वजह से, p cos थीटा की वजह से, क्योंकि एक्सियल पॉइंट है। और p sin थीटा की बात करो तो p sin थीटा की वजह से किधर की तरफ हो जाएगा, तो एंटी पैरेलल होता था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे एंटी पैरेलल होता, तो p sin थीटा की वजह से यहाँ पे फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा। ये किसकी वजह से होगा, डायरेक्शन p sin थीटा की वजह से। और अब इन दोनों की वजहों से हम कहीं रिजल्टेंट निकाल लेंगे, है ना, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो ये p cos थीटा की वजह से कितना होगा ये देख लेते हैं, है ना, और p sin थीटा की वजह से कितना होगा ये जरा देख लेते हैं, है ना। ये मैंने केवल दिखाने के लिए बताया कि ये p cos थीटा की वजह से होगा, इधर p sin थीटा की वजह से। इसे रब कर देते हैं तत्काल। अब चलिए हम लोग देखते हैं p cos थीटा की वजह से इस p cos थीटा की वजह से यहां पे जो फील्ड होगा यहां पे जो फील्ड होगा वो हो जाएगा एक्सियल पोजीशन की वजह से, यहां पे फील्ड जो होगा वो हो जाएगा 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, बिकॉज 2kp बाई आर क्यूब होता था, तो हम लोग लिखेंगे 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। और p sin थीटा की वजह से चूंकि इक्वेटोरियल पॉइंट वाला सिचुएशन है तो क्या लिखेंगे, तो इधर की तरफ होगा और कितना हो जाएगा, तो kp sin थीटा बाई आर क्यूब। ये 2 का फैक्टर एक्सियल पॉइंट पे आता है, इक्वेटोरियल पे नहीं आता है। इक्वेटोरियल पे सीधे kp बाई आर क्यूब हो जाता है और एंटी पैरेलल हो जाता है, तो एंटी पैरेलल तो मैंने कर ही दिया, एक्सियल पे उसी के लॉन्ग हो जाता है तो उसके लॉन्ग भी कर दिया, और 2kp बाई आर क्यूब हो जाता। तो p को हम लोग यहाँ p cos थीटा ले लेंगे और यहाँ वाले p को p sin थीटा ले लेंगे। ये 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब और kp sin थीटा बाई आर क्यूब, अब इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब बात करो, चलो रिजल्टेंट तो हम लोग अब निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
है ना, दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल अगर हम देखें तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, है कि नहीं। अच्छा, तो उन दोनों का रिजल्टेंट तो हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कहीं हो गया, और एंड सपोज दिस एंगल इज अल्फा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड p cos थीटा के साथ, यानी p cos थीटा का मतलब ये रेडियल डायरेक्शन के साथ कह सकते हो, यानी r वेक्टर के साथ, ये o से a को मिलाने वाला वेक्टर, ये जो r था, है ना, r वेक्टर के साथ अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एंगल अल्फा बनाता हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे अल्फा बनाता हो, तो हम यहाँ पे tan अल्फा निकाल सकते हैं। सबसे पहले tan अल्फा क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये जो kp sin थीटा बाई r क्यूब वेक्टर बाई kp cos 2kp cos थीटा बाई r क्यूब वेक्टर, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक बहुत फेमस रिजल्ट की यूज में आता है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। tan अल्फा कितना हो जाएगा, तो दिस कंपोनेंट बाई दिस कंपोनेंट, क्योंकि p बाई b है ना वेक्टर में, जैसे यहाँ देखो, यहाँ tan थीटा क्या होता है, दिस कंपोनेंट बाई दिस कंपोनेंट, a sin थीटा बाई a cos थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि sin थीटा बाई cos a कैंसिल sin थीटा बाई cos थीटा, यानी किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट पता हो, है ना। 2D वाले में xy प्लेन में कोई वेक्टर होता था, याद करो, x एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाता था तो tan थीटा कितना होता है, ay बाई ax, y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट kp sin थीटा बाई r क्यूब है, और x कंपोनेंट 2kp cos थीटा बाई r क्यूब है, तो tan अल्फा हो जाएगा kp sin थीटा बाई r क्यूब बाई 2kp cos थीटा बाई r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, kp से kp कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा और 2 नीचे है, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। दिस इज ए वेरी फेमस रिजल्ट। tan अल्फा जो होगा tan थीटा बाई 2 के बराबर होगा, tan अल्फा जो होगा वो tan थीटा बाई 2 के बराबर होगा, ध्यान रखेंगे, ये बहुत फेमस रिजल्ट है। वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद r वेक्टर। r वेक्टर कौन है, तो r वेक्टर जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट का सेंटर से पोजीशन वेक्टर, सेंटर से पोजीशन वेक्टर, ये r वेक्टर और r के ही साथ, क्योंकि r को और आगे एक्सटेंड करेंगे तो r के ही साथ का एंगल होगा अल्फा, है कि नहीं। तो tan अल्फा इज tan थीटा बाई 2। इट्स अ वेरी फेमस रिजल्ट, पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग निकाल सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2kp cos थीटा बाई r क्यूब और kp sin थीटा बाई r क्यूब, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये क्योंकि बड़े टर्म्स हैं। अब kp बाई r क्यूब को मैं 2 मिनट के लिए b मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, b, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेट kp बाई r क्यूब इज इक्वल टू b, तो kp बाई r क्यूब sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं b sin थीटा, और 2kp बाई r क्यूब cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2b cos थीटा, 2b cos थीटा। अब बताओ, ये दो वेक्टर हैं b sin थीटा और 2b cos थीटा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर a और b होते हैं, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो e एट a, अब हम लोग बोलेंगे e एट a इज इक्वल टू अंडर रूट b sin थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, प्लस मैंने मान लिया है 2 मिनट के लिए, बाद में मैं b को एलिमिनेट भी कर दूंगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2b cos थीटा का होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर इसको फर्दर लिख सकते हैं b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को मैं b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 3b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 3b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, मैं b स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, सो इट इज b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं, अगर मैं b स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां बच जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर का बाहर b, तो अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बाद मैंने यहां लिखा है, गौर कीजिएगा, यहां के बाद मैं यहां लिखा हूं, फिर इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो b स्क्वायर अगर कॉमन ले लूंगा यहां, तो ये 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो b अंडर रूट b स्क्वायर इनटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है, तो ये b स्क्वायर b बन के बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दिस इज द आंसर ऑफ b। b कितना था हमारा, तो b था हमारा kp बाई r क्यूब।
सो फाइनल रिजल्ट मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे E at A is equal to KP by RQ रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये एक रिजल्ट हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Kp by RQ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, है ना, और tan अल्फा इज tan थीटा बाई 2। यही दो फेमस रिजल्ट होते हैं जनरल पॉइंट के लिए। अब देखिए आप इस फॉर्मूले में है ना, थीटा जीरो करो, थीटा जीरो करोगे तो कहां चले जाओगे, एक्सियल पॉइंट में चले जाओगे ना। आप थीटा जीरो करके देखो, एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, तो देखो cos जीरो कितना होता है 1, cos स्क्वायर 0 1, 3 × 1 3, 3 + 1 4 √4 2 Kp by RQ आ गया ना। आप थीटा 90 करके देखो, देखो इक्वेटोरियल पॉइंट का रिजल्ट आ जाएगा। थीटा 90 करोगे, cos स्क्वायर 90 0 3 × 0 खत्म, √1 यानी 1 Kp by RQ, और डायरेक्शन एंटी पैरेलल तो हो ही जाएगा, क्योंकि tan 90 करोगे यहां तो आ जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों के लिए, यहाँ इक्वेटोरियल के लिए थीटा 90, एक्सियल के लिए थीटा 0, और अगर किसी जनरल पॉइंट की बात है तो उसका तो ये पूरा डेरिवेशन ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे किसी डाइपोल की वजह से, जनरल पॉइंट पे शॉर्ट डाइपोल की वजह से, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स आए हैं 2Kp cos थीटा बाई RQ, Kp sin थीटा बाई RQ, ये मैंने डायरेक्ट यूज किया है, ये मानते हुए ये जो R है A से काफी ज्यादा है, यानी ये भी रिजल्ट ध्यान रखेंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है ना। ओके, तो तीनों रिजल्ट हमने देखा, एक डाइपोल की वजह से तीनों पॉइंट्स पे हमने फील्ड देखा, एक डाइपोल की वजह से तीनों पॉइंट पे हमने। जैसे ये जो तीसरा डेरिवेशन देखे हो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे अच्छे आ सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक डाइपोल है -q + q, सपोज दिस इज ए डाइपोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a होगा, q × 2a डाइपोल मोमेंट होगा, अच्छी बात है। यहां से ये कोई पॉइंट है a, है ना, एंड दिस एंगल इज सपोज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो कभी कभी कैसे क्वेश्चंस, ये जो थर्ड डेरिवेशन आया है आपका, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं जरा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे आपसे कोई कह दे कि ये जो पॉइंट ए पे, दिस इज एन आइडियल डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट, मतलब परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पे है उसका जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो थीटा और अल्फा में रिलेशन निकालना है, या वो अल्फा थीटा के फॉर्म में कितना होगा। तो चलो ठीक है, tan अल्फा tan थीटा बाई 2 होता है ना, होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन पहले हम अल्फा को आइडेंटिफाई अगर करें तो एग्जैक्ट थीटा भी कहीं शायद निकल सकता है। कैसे, तो देखो हम जानते थे ये हम लोग p का cos थीटा इधर तोड़ते हैं, p का sin थीटा इधर आता है ना, p sin थीटा, इधर p cos थीटा हम लोग ब्रेक करते हैं, p अगर इधर है तो। और यहां पे जब हम जाते हैं तो एक फील्ड हमारा इधर की तरफ होता है, एक फील्ड हमारा इधर की तरफ होता है, ये भी हम जानते हैं। ये 2Kp cos थीटा बाई RQ होता है, और ये Kp sin थीटा बाई RQ होता है, ये भी हम जानते हैं। बिल्कुल स्टेप वाइज मैनर में स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चंस मैं सजेस्ट करता हूं आपको, आप ऐसे ही करना ताकि आपका डेरिवेशन पे भी कमांड हो जाए। सीधे रिजल्ट यूज करोगे ना, स्टार्टिंग में सीधे रिजल्ट यूज करके आंसर नहीं लाना चाहिए, है ना, उससे गलती हो सकती है। स्टार्टिंग में जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन के स्टेप्स को फॉलो करते हुए आंसर लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाए, मजबूत हो जाए। बोर्ड में तो डेरिवेशन भी आएगा ना, इसलिए तो 2Kp cos थीटा बाई RQ और Kp sin थीटा बाई RQ ये जो आएगा। अब इनकी वजह से ये जो होता है, यानी ये
क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कि ए पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डाइपोल के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए, और इसको जब मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये 90 हो जाए, यानी ये डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए। आप जरा गौर कीजिएगा, यही एंगल अल्फा होता है, और ये एंगल अगर अल्फा हो तो हम जानते हैं tan अल्फा जो होता है वो tan थीटा बाई 2 होता है। ये रिजल्ट तो हम जानते हैं भैया, तो ये रिजल्ट अगर जानते हैं और ये थीटा, आप गौर करो, अगर ये एंगल अल्फा है ये भी अल्फा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और चूंकि ये एंगल 90 है, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल, तो देखो थीटा और अल्फा में एक और रिलेशन आ जाएगा, क्या, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 इज 180, यानी थीटा प्लस अल्फा 90 भी होना चाहिए। यानी इफ लिख सकते हैं हम लोग, इफ ई एट ए परपेंडिकुलर टू पी, मतलब मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख रहा हूं, जैसे क्वेश्चन में लिखेगा बेजाबता कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट प्रोवाइडेड आर इज मेकिंग एन एंगल थीटा, देन व्हाट इज द थीटा, क्वेश्चन रहेगा थीटा कितना होगा, तो ई एट ए परपेंडिकुलर टू पी हो जाएगा। अगर देखिए ई एट ए का डायरेक्शन यही तो है, और ये अगर पी के परपेंडिकुलर हुआ, यानी इस लाइन को मैं पीछे ड्रॉ करूंगा तो ये 90 हो जाना चाहिए, है ना, तो ई ए परपेंडिकुलर पी अगर होगा तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी अल्फा जो होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर मैं tan यहां लगा दूं तो tan अल्फा जो होगा tan 90 माइनस थीटा हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। tan अल्फा किसके बराबर होता है, तो tan अल्फा तो tan थीटा के बराबर होता है, वो तो हम जानते हैं, तो यहां रख देंगे tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, cot थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot थीटा, विच इंप्लाइज, फिर क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cot थीटा को मैं 1 बाई tan थीटा लिख सकता हूं, दैट इज 1 बाई tan थीटा। फिर से विच इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इनटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 2, सो tan थीटा क्या हो जाएगा √2, सो थीटा tan इनवर्स √2 हो जाएगा, थीटा जो होगा tan इनवर्स √2 हो जाएगा, ठीक है ना, हरी बात समझ में। tan इनवर्स √2 का मतलब ये करीबन 50 से ज्यादा और 60 से कम, यानी ये एंगल कुछ 50 से ज्यादा और 60, क्योंकि tan 60 √3 होता है ना, tan 45 1 होता है, और √2 जो होगा 1 और √3 के बीच में कहीं होगा, तो ये एंगल जो होगा 45 से तो ज्यादा होगा, इवन कि 50 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि tan 53 जो होता है, tan 53 जो होता है वो होता है 4/3, दैट इज 1.33, और √2 जो होगा वो होगा 1.414, यानी ये 53 से भी ज्यादा होगा लेकिन 60 से कम होगा। जैसे ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं ऑलमोस्ट 54 डिग्री जैसा कुछ आंसर होगा, हालांकि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप सीधे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 लिख सकते हो। यानी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कर लिया, क्या कर लिया कि अगर किसी डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पे, है ना, जो पॉइंट डाइपोल के साथ थीटा एंगल बनाता है, अगर उस जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के परपेंडिकुलर हो तो फाइंड दैट वेरी थीटा, है ना, क्वेश्चन यही था कि किसी जनरल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बनाता है तो उस जनरल पॉइंट का थीटा निकालो, मतलब जनरल पॉइंट के पोजीशन का थीटा निकालो, थीटा tan इनवर्स √2, आंसर इज tan इनवर्स √2। ये नीट में आ सकता है, ये क्वेश्चन नीट और जेईई मेन का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। हमने डाइपोल की वजह से फील्ड देख लिया, एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट देख लिया हमने, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और दे देता हूं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम अभी है। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे, मान लो ये एक डाइपोल है, आइडियल डाइपोल है, -q +q, सेंटर से r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है A, और सेंटर से ही r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है B, ये कोई पॉइंट है B, ये एंगल है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी r है सेंटर से,
ये भी आर है सेंटर से। क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज ई एट ए बाई ई एट बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, लेकिन इसको बहुत जल्दी अब बात करते हैं काम की कि नीट में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे जल्दी कहने के लिए तो आप ये वाला फील्ड, ये एक्सेल पॉइंट है आपको आता है, ये जनरल पॉइंट है आपको आता है, लेकिन बड़ी जल्दी आपको उस फॉर्मूले को यूज करके दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा है यानी आपसे ई एट ए बाई ई एट बी। आप तुरंत क्या करेंगे, तो यहां वाला फॉर्मूला अगर किसी को सीधे याद हो, केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो तुरंत काम कर देगा। और यहाँ पे कितना होता है, तो यहाँ होता है 2 केपी बाई आर क्यूब एक्चुअल पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाई ईबी क्या हो जाएगा 2 केपी बाई आर क्यूब बाई केपी बाई आर क्यूब रूट ओवर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया, काम बन गया। केपी केपी खत्म, आर क्यूब खत्म, 2 बाई अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा cos 60 1/2, ये क्या आ जाएगा 2 बाई रूट ओवर 1 प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4, 4 प्लस 3 रूट 7, तो 2 बाई रूट 7 बाई रूट 4 ऊपर चला जाएगा यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टू 4 बाई रूट 7 आंसर हो जाएगा, 4 बाई रूट 7। ऐसा क्वेश्चन कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है नीट में। जेई मेन नीट यही सब काम तो करता है, एक ऐसी चीज पूछता है जो कहीं है, वो बड़ी चीज नहीं होती है, वो कोई खतरनाक चीज नहीं होती है कि बने ही ना, बन तो गया, लेकिन ये आपको कहीं हो सकता है ना मिले ऐसा क्वेश्चन, यानी बिल्कुल यूनिक टाइप से सोच करके एक नए वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने देना चाहता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। अरे भाई एक्सेल पॉइंट में फील्ड और जनरल पॉइंट में फील्ड निकालने सबको आता है, लेकिन जैसे ही कोई देख ले, जैसे कोई बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन पे हाथ आजमाए हुए हैं, वो एकाएक डर जाएगा, जबकि इस कुछ वही आदमी जब करना शुरू करेगा तो इजी लगेगा, लेकिन पहले तो डर जाएगा, है ना। और अगर पहले डर गया तो फिर 10-20% प्रोबेबिलिटी घट जाएगी आंसर आने की, क्योंकि डर आ गया है। डर आते ही है ना पेन चलना बंद हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। आज डाइपोल हम लोगों ने कंप्लीट किया, डाइपोल की वजह से फील्ड कंप्लीट किया, डाइपोल कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, डाइपोल में बहुत सारी चीज अभी हमें पढ़नी है। हम लोग इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं, और भी बहुत सारी चीज हम लोग निकालेंगे। थैंक यू।